नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह यूरोप में पुनर्जागरण क्या था, उसका स्वरूप तथा उसके महत्व पर आधारित है। तो पुनर्जागरण समझने से पहले हम उसके अर्थ को जानेंगे। अंग्रेजी भाषा के रिनेसा शब्द का हिंदी रूपांतरण पुनर्जागरण है। रिनेसा मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है फिर से जागना। इटली और फ्रांस में इस शब्द का पहले उपयोग हुआ। इटली के लेखक वेसारी ने रिनासिस शब्द का उपयोग इटली में प्रचलित स्थापत्य कला और मूर्तिकला के संदर्भ में किया था। 16वीं सदी में इटली के एक अन्य विद्वान ने भी स्थापत्य कला, शिल्पकला तथा अन्य कलाओं में हुए परिवर्तनों को रिनासिता के नाम से बताया था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान दिद्र ने 18वीं सदी में अपने ग्रंथ इनसाइक्लोपीडिया में तत्कालीन युग के नवीन साहित्यों के और कला के विकास को रेनेसा कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार हेज ने अपने ग्रंथ में पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान व निरंकुश राजतंत्रों के अभ्युदय एवं आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद की वृद्धि तथा यूरोपीय प्रसार से अधिक महत्वपूर्ण 15वीं और 16वीं सदी की वह बौद्धिक जागृति थी जिसने आधुनिक सभ्यता और समाज को अत्यधिक प्रभावित किया। यह बौद्धिक जागृति अगर हम देखें तो निम्न रूपों में अभिव्यक्त हुई थी, जैसे पहला छापे खाने का आविष्कार और उसके परिणाम स्वरूप ज्ञान का व्यापक विस्तार। दूसरा, रोम और यूनान की प्राचीनतम सभ्यता व संस्कृति की पुनः खोज और उसका मूल्यांकन एवं इसके परिणाम स्वरूप साहित्य और मानवता का प्रस्फुटन। तीसरा, पुनर्जागरण काल का अभ्यास और विकास। चौथा, लौकिक और राष्ट्रीय साहित्यों का विकास और पांचवा, प्राकृतिक विज्ञान तथा ऐतिहासिक आलोचना का विकास। फर्ग्यूसन तथा ब्रून के अनुसार पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था, जिसमें बहुत कुछ मध्यकालीन था, कुछ स्पष्टतः आधुनिक था तथा कुछ स्वयं में विशिष्ट था। इसने मध्य तथा आधुनिक युगों के बीच के रिक्त स्थानों को पाट दिया, परंतु इसके साथ ही यह महान राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जागृति का सांस्कृतिक काल था। लॉर्ड एक्टन के अनुसार संस्कृति के पुनरुत्थान से अभिप्राय है यूनानी साहित्य के पुनः अध्ययन और इससे उत्पन्न वे सब परिणाम जो पेट्रार्क और इरास्मस की अवधि के बीच में हुए थे। डेविस के मतानुसार पुनर्जागरण शब्द मानव के उन स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बना लिए गए थे उनको अभिव्यक्त करता है। हेनरी एवं लुकूस के मतानुसार पुनर्जागरण से अभिप्राय उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो सन 1300 के बाद इटली में विकसित हुए और सन 1600 के पूर्व यूरोप के अन्य भागों में फैले। पुनर्जागरण की अवधि 14वीं से 16वीं सदी, विशेष रूप से 1350 से 1550 ईस्वी के बीच की अवधि है। पुनर्जागरण से युग का प्रारंभ माना जाता है। पुनर्जागरण अर्वाचीन युग के प्रारंभ को सूचित करने वाला चिन्ह है। पुनर्जागरण में सब बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश होता है जो मध्यकाल के अवसान और आधुनिक काल के प्रारंभ की लगभग 200 वर्षों की अवधि में हुए। ये परिवर्तन थे सामंतशाही का पतन, प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य व कलाओं का पुनः अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का अभ्युदय, मुद्रण कला का और ज्ञान का प्रसार, बारूद और कुतुबनुमा का आविष्कार, नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज, अमेरिका की खोज, पूंजीवाद का प्रारंभ, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, ललित कलाओं में लौकिक भावना की वृद्धि, सांसारिक जीवन के प्रति अभिरुचि और आकर्षण आदि। ये सभी परिवर्तन प्रमुखतया सांस्कृतिक जीवन से संबंधित थे,
परंतु ऐसे भी परिवर्तन और नवीन प्रवृत्तियां प्रारंभ हुई जो गैर सांस्कृतिक थी और जिनका प्राचीन यूरोप से कोई संबंध नहीं था। जैसे यूरोप के धर्म युद्ध, कृषि और उद्योग व्यवसायों संबंधी परिवर्तन, धन संपन्न शक्तिशाली नगरों का उदय और विकास, ज्योतिष, शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र का विकास इत्यादि हो सकते हैं। पुनर्जागरण का युग यूरोप के पुरातन की प्रेरणा पर अवलंबित नवीन युग के निर्माण की व्यापक प्रक्रिया था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण एक ऐसा उदार बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोपीय जीवन के विभिन्न तत्वों की प्रेरणा के आधार पर आधुनिक यूरोप का निर्माण हो रहा था और जीवन विभिन्न सुखद परिवर्तनों से परिप्लावित हो गया था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नवीन संस्कृति का सृजन हुआ। आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। नवीन व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत हुआ। मुक्त समीक्षा और परंपरागत विचारों के परीक्षण के बाद अनुकरण करने की भावना बढ़ी। व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास हुआ। मनुष्य मध्ययुगीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन मनन की ओर अग्रसर हुआ। सांसारिक जीवन के प्रति अनुराग बढ़ा। आदर्श और वास्तविकता में मधुर समन्वय स्थापित किया गया और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अभूतपूर्व विकास हुआ जो उस युग के साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे पुनर्जागरण का महत्व और प्रभाव पर। पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास की महान युगांतकारी घटना है। यूरोप में एक ऐसे युग का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें पृथ्वी के नवीन देश और क्षेत्र खोजे गए। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और युद्धों के युग का प्रारंभ हुआ। नवीन उपनिवेशों में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार बढ़ा तथा घृणित दास व्यापार भी प्रारंभ हुआ एवं यूरोप में व्यवसाय और औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई। पूंजीवाद का प्रारंभ और विकास भी हुआ। नवीन कल कारखानों का युग भी प्रारंभ हुआ। आलोचनात्मक प्रवृत्ति, तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान, अन्वेषण और प्रयोग प्रणाली में भी खूब वृद्धि हुई। फलतः विज्ञान के क्षेत्र में युगांतकारी आविष्कार हुए। खगोल विज्ञान, गणित, रसायन और भौतिक विज्ञान में तथा चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। दूरबीन का आविष्कार किया गया और पृथ्वी तथा ब्रह्मांड संबंधी नवीन ज्ञान भी प्राप्त हुआ। गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर आदि ने सूर्य, पृथ्वी और नवीन ग्रहों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि भी की। इससे सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ज्ञान, विज्ञान और बौद्धिक विकास का नया युग भी प्रारंभ हुआ। नवीन स्पंदन, चेतना, चिंतन से साहित्य और संस्कृति में भी नवीन युग का सूत्रपात हुआ। मानव जीवन और उसकी श्रेष्ठता का महत्व बढ़ा। मानव जीवन के प्रति अभिरुचि व आसक्ति बढ़ी। भौतिक सुखों और मनोरंजन को आवश्यक माना जाने लगा। मानववादी सिद्धांतों का प्रतिपादन होने लगा। लोगों में तर्कवादिता बढ़ी। बिना किसी प्रमाण और आधार के लोग किसी बात को स्वीकार नहीं करते थे। इससे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अंत हो गया। पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों के कारण, बौद्धिक जागृति के कारण यूरोप के विभिन्न देशों में वहां के लौकिक साहित्य में नवीन ग्रंथों की रचना हुई। साहित्य में सृजनात्मक प्रवृत्तियों का प्रारंभ हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, साहित्य के विभिन्न अंगों पर नवीन ग्रंथ लिखे गए। छापेखाने ने ऐसे ग्रंथों को जनसाधारण के लिए और भी अधिक सरल और बोधगम्य कर दिया। पेट्रोक, दांते, थॉमस मूर, फ्रांसिस बेकन, जेसमन, सर्वेस्टन, शेक्सपियर जैसे जो महान साहित्यकार थे, तो उन साहित्यकारों, विद्वानों और कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषा के साहित्य की श्रीवृत्ति की। अब राष्ट्रीय और लौकिक साहित्य के विषय व्यापक और सर्वांगीण हो गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी
पुनर्जागरण का स्वस्थ प्रभाव पड़ा था। बौद्धिक जागृति के कारण नवीन शिक्षा प्रणाली का विकास भी हुआ। इटली की पश्चिमी यूरोपियों के नगरों में नवीन विद्यालय और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इसी युग की देन माने जाते हैं। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत में नवीन आदर्श, मौलिकता और नवीनता आ गई। स्थापत्य में नवीन अलंकृत रूप, सूक्ष्मता के सौंदर्य व आनुपातिक एकता की प्रधानता हो गई। मूर्तिकला में भी यथार्थ और आदर्श का मधुर सम्मिश्रण हुआ और इस युग की उत्कृष्ट कलाकृतियां कई गिरजाघरों में हैं। पश्चिमी यूरोप के अनेक राष्ट्रों में स्थापत्य कला, मूर्तिकला व चित्रकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस युग के प्रसिद्ध कलाकारों में माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, लोरेंजो गिवर्ती विशेष प्रशंसनीय है। राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता, व्यक्तिवाद और स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्यों की भावना बलवती हो गई। राजाओं की शक्ति और निरंकुशता बढ़ी। राजनीति में लक्ष्य प्राप्ति के लिए नैतिक और अनैतिक सभी साधन उचित माने गए। इसी युग के राजनीतिक क्षेत्र के विद्वान मैकियावेली ने इस मत का प्रतिपादन किया कि शासक के लिए नैतिकता के आदर्शों का पालन करना आवश्यक नहीं है। इसने साम्राज्य विस्तार, घृणित कूटनीति, घातक प्रतिद्वंदिता और विध्वंसक युद्ध प्रारंभ हुए। पुनर्जागरण का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र में विशेष पड़ा। तर्कवाद, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से धार्मिक संकीर्णता, संदेहवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अपरिवर्तनशीलता समाप्त हो गए। पोप, धर्माधिकारियों और चर्च के दोषों और अभाव की एक और अनेक विद्वानों ने जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट किया और इससे यूरोप में धार्मिक आंदोलन और सुधार का युग भी प्रारंभ हो गया। धर्म सुधार पुनर्जागरण की उपज था। पुनर्जागरण के विद्वानों ने धार्मिक आंदोलन की जो आंधी थी उसको प्रारंभ कर उसे गति प्रदान की, जिसे बाद में धर्म सुधार के प्रवर्तक लूथर ने शक्ति प्रदान की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यूरोप में पुनर्जागरण कैसे हुआ, उसका क्या स्वरूप था और उसका क्या महत्व था, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।